सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तुम्हें संख्या रेखा के बारे में तो पता ही है कि संख्या रेखा में हम कोई भी संख्या एक बिंदु के रूप में दर्शा सकते हैं। कि जैसे ये संख्या रेखा में यहाँ पे है 0, ये रहा 1, ये है 2, ये है 3। तो समझो कि मेरे पास एक संख्या है 2, तो इसे मैं एक बिंदु के रूप में इस एक आयामी संख्या रेखा पे यहाँ पे दर्शा सकता हूँ, यहाँ पे इसे दिखा सकता हूँ। अब सवाल ये है, क्या मैं 2 संख्याएं ले सकता हूँ? समझो कि 3 और 5। क्या मैं 2 संख्याएं लेकर इसे एक 2 आयामी प्रतल पर दर्शा सकता हूं क्या? तो यही हमारा काम है कि ऐसी संख्या को इस निर्देशांक प्रतल पर, जी हाँ, इसे कहते हैं निर्देशांक प्रतल, इस पे बिंदु के रूप में हम इसे कैसे दर्शा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हें पता तो चली गया है कि इसे कहते हैं निर्देशांक प्रतल, और यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं इन्हें हम कहते हैं निर्देशांक। यहाँ पे ये जो तुम 2 रेखाएं देख रहे हो, इसमें से जो ये आड़ी रेखा है, इस आड़ी रेखा को हम कहते हैं x अक्ष, और ये जो खड़ी रेखा है इसे हम कहते हैं y अक्ष। और यहाँ पे जो 2 संख्याएं हमें दी गई हैं, इसमें जो पहली संख्या है इसे हम मानते हैं कि ये है x निर्देशांक, और ये जो दूसरी संख्या है इसे हम मानते हैं कि ये है y निर्देशांक। तो इस तरीके से ये जो 3 और 5 है इसे हम कहते हैं कि यह है क्रमित जोड़ी, कि पहले 3 आ रहा है जो x निर्देशांक है और बाद में 5 आ रहा है जो y निर्देशांक है। और जहाँ पर ये x और y अक्ष एक दूसरे से टकरा रहे हैं इसे हम कहते हैं हमारा मूल बिंदु, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 और 0, और इसे हम कहते हैं हमारा मूल बिंदु। तो चलो अब देखते हैं कि ये 3 और 5 को हम इस निर्देशांक प्रतल पर कहाँ दिखा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं x निर्देशांक जो है 3। तो हमें 0 से शुरू करके x अक्ष में 3 स्थान आगे बढ़ना है। तो 1, 2, 3। यहाँ पर जो x निर्देशांक है वो है 3, और दरअसल इन सारे बिंदुओं पर जो x निर्देशांक है वो 3 है। और यहाँ पे हमें y निर्देशांक दिया गया है 5। तो हमें मूल निर्देशांक 0 और 0 मूल बिंदु से शुरू करते हुए 5 स्थान ऊपर जाना है। तो यह 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो y निर्देशांक है वो है 5, और दरअसल इन सारे बिंदुओं पे जो y निर्देशांक है वो 5 है। तो ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ पे x निर्देशांक 3 हो और y निर्देशांक 5 हो, ये दोनों एक साथ होने चाहिए? तो वो मुझे दिख रहा है कि वो रहा ये बिंदु पर जो x निर्देशांक है वो है 3
और जो y निर्देशांक है वो है 5। तो इस क्रमित जोड़ी को हम बिंदु के रूप में इस निर्देशांक प्रतल पर यहां पर दिखा सकते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। समझो कि हमें दिया गया है 2 और 4। अब इस बिंदु को हम इस निर्देशांक प्रतल पर कैसे दिखाएंगे? अब 2 जो है वो है x निर्देशांक, यानी कि हमें 0 से शुरू करके 2 स्थान आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पहुँचेंगे तो इन सारे बिंदुओं पे जो x निर्देशांक है वो है 2 और y निर्देशांक है यहाँ पे 4। तो मूल बिंदु से शुरू करके हमें 4 स्थान ऊपर बढ़ना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे जो y निर्देशांक है वो है 4 और दरअसल इन सारे बिंदुओं पे जो y निर्देशांक है वो है 4। तो ये वो बिंदु है जहाँ पे x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 4 है। तो ये रहा हमारा बिंदु 2 और 4। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर अगर कोई बिंदु है मेरे पास तो इसके x और y निर्देशांक क्या होंगे? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और देखो कि इसके जो x और y निर्देशांक हैं वो क्या होंगे। तो चलो हम देखते हैं। अब इस बिंदु से अगर मैं खड़ी रेखा नीचे की तरफ खींच दूं तो ये जो रेखा है ये x अक्ष को 4 पे टकरा रही है, यानी इसका जो x निर्देशांक है वो है 4। और अब अगर इस बिंदु से एक आड़ी रेखा खींचूं और जो वो y अक्ष को यहाँ पे टकरा रही है 1 पे, तो इसका जो y निर्देशांक है वो है 1। तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु हमें यहाँ दिया गया था, ये है 4 और 1। और ये अगर हम पहली बार करते हैं तो सिर्फ एक परेशानी होती है जिसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पहली संख्या है वो है x निर्देशांक और जो दूसरी संख्या है वो है y निर्देशांक। तो अगर इसे हम उल्टा कर दें तो हमें मिलेगा 1 और 4। अब 1 और 4 क्या होगा कि एक स्थान हमें आगे बढ़ना होगा x अक्ष में और 4 स्थान ऊपर। तो 1 2 3 4 4 स्थान ऊपर। तो ये जो बिंदु होगा ये होगा 1 और 4। तो बस इस बात का ध्यान रखो कि पहला जो निर्देशांक है वो है x निर्देशांक और जो दूसरा निर्देशांक है वो है y निर्देशांक। निम्नलिखित क्रमित जोड़ियों को निर्देशांक पद्धति पर स्थापित करें और उनके चतुर्थांश लिखें। तो हमें कुछ क्रमित जोड़ियां दी गई हैं यहाँ पे जो हमें यहाँ स्थापित करनी है और हमें इनके चतुर्थांश भी लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले चतुर्थांशों के बारे में बात कर लें। तो एक प्रतल को जब x अक्ष और y अक्ष 4 भागों में बांटता है तो इन 4 भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। और ये मान्यता है कि ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं हमारा पहला चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो अब क्यों ना तुम इसे खुद से कोशिश करो और वीडियो को रोककर फिर वापस आओ। तो चलो इसे साथ में करते हैं। हमारी पहली क्रमित जोड़ी है 4 और ऋण 1। तो हमें मूल निर्देशांक से 0 से शुरू करके 4 इकाइयाँ आगे बढ़ना है और 1 नीचे। तो यहाँ पे आएगा 4 और ऋण 1। तो ये हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया और ये तो मैं देख रहा हूँ ये है चौथे चतुर्थांश में, तो इसका जो चतुर्थांश है वो है चौथा। हमारी अगली क्रमित जोड़ी है 8 और ऋण 4। तो मूल निर्देशांक से शुरू करके 8 यानी कि आगे और ऋण 4 यानी कि नीचे। तो यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो ये हमने स्थापित कर दिया 8 और ऋण 4 और ये भी चौथे चतुर्थांश में ही आया। चलो आखिरी जोड़ी देखते हैं क्या है। आखिरी जोड़ी है ऋण 5 और 5। तो मूल निर्देशांक से 0 से शुरू करके 5 बाई तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 5 ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ पहुँचेंगे। तो इसे हमने यहाँ स्थापित कर दिया और ये है दूसरे चतुर्थांश में। तो हमारा काम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्थापित नहीं है? पहला है 3 और ऋण 2। तो 3 दाईं तरफ, 3 आगे और ऋण 2 2 नीचे की तरफ। तो ये तो पहला ही मिल गया जो स्थापित नहीं है। चलो एक बार बाकी की पुष्टि कर लेते हैं। तो यह है 4 और ऋण 8। 4 दाईं तरफ, ऋण 8 8 नीचे, ये है ऋण 8 और 3, ऋण 8 बाईं तरफ और 3 ऊपर, ये भी है। 4 और 6, 4 दाईं तरफ और 6 ऊपर, ये भी है।
ऋण 1 और 0, ऋण 1 यहाँ पर और 0 यही रहेगा, तो ये भी है। तो हमारा जो पहला है ये यहाँ पे स्थापित नहीं है। चलिए एक और करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है अगला प्रश्न, यह ऋण 5 और 0, ऋण 5 बाई तरफ और 0 कहीं भी नहीं, तो ये मिल गया हमें। ऋण 4 और 5, ऋण 4 बाईं तरफ और 5 ऊपर की तरफ, तो ये तो यहाँ पे स्थापित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो को रोककर बाकी बिंदुओं की पुष्टि करो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक और प्रश्न, यहाँ पे हमारे पास है ऋण 8 और 4, ऋण 8 8 बाई तरफ और 4 4 ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ पे स्थापित नहीं है। पहला ही मिल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी बिंदुओं की भी पुष्टि करो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आवर्ती दशमलवों को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो चलो एक आवर्ती दशमलव लेते हैं, 0.7 अपूर्णांक। यहाँ पे अपूर्णांक ये बता रहा है कि ये जो 7 है ये अपने आप को दोहराते रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो ये दरअसल है 0.777 और ये चलते ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को दोहराते रहेगा। अब हमें कोशिश करनी है इसे भिन्न में बदलने की। तो चलो शुरू करते हैं। इसे हम बराबर ले लेते हैं x के। तो समझिए कि x है 0.7 अपूर्णांक। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, इस दशमलव के चिन्ह को हम एक स्थान अगर आगे बढ़ाना चाहें तो हमें दरअसल इस x को 10 से गुणा करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो ये बनेगा 10x जिसका मान होगा, पहले मैं ये वाला बताता हूं आपको, इसे अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 0.777 बनेगा 7.77 और 7 तो बहुत सारे यहाँ पे, मैं एक और लिख देता हूँ। तो ऐसे ये चलते रहेंगे। अब इसे अगर मैं 10 से गुणा करूँ तो ये दरअसल जो है बना अभी यह 7.7 और ये 7 अपूर्णांक जो चलते रहेगा। तो हमें मिल गया 10x। अब ज़रा सोचो, अगर इस 10x में से मैं ये x को घटाऊं तो क्या होगा। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले। तो मेरे पास है 10x जो बराबर है 7.7 के, यहाँ पे अपूर्णांक, ये बराबर है 7.777, ये चलते ही जाएगा इसके बराबर। इसमें से हमें घटाना है ये, तो ये है x जो बराबर है 0.7 अपूर्णांक के, या हम कह सकते हैं कि इसमें से हमें ये घटाना है जो बराबर है 0.777 और ये चलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसे घटाने पे हमें क्या मिलता है। तो 10x में से जब हम x को घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ 9x। अब पहले ये वाला कर लेते हैं। तो जब हम 7.777 में से घटाएंगे 0.777 तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 7 7 7 7 7 7 ये तो सब कट जाएंगे। तो ये जो हैं, जो 7 दोहरा रहे हैं, ये सब कटने वाले हैं। तो हमें यहाँ मिलने वाला है 7 में से घटाना है हमें 0 जो बराबर होगा 7 के। उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि जब हम 7.7 अपूर्णांक में से घटाएंगे 0.7 अपूर्णांक तो ये 7 अपूर्णांक तो कट जाएगा। तो हमें मिलेगा 7 में से 0 घटाने पर हमें मिलने वाला है सिर्फ 7। तो किसी भी तरीके से मैं इसे कहूँ तो हमें मिल रहा है कि जो 9x है उसका मान हमें या तो यहाँ से मिल रहा है 7, यानी कि जो x है 9 को हम यहाँ ले लेंगे तो x हमें मिल रहा है बराबर 7/9 के। लेकिन ये x क्या था, ये x तो दरअसल यहाँ हमने लिया था, x बराबर था 0.7 अपूर्णांक के, जो हमें अब यहाँ मिल रहा है 7/9 के रूप में। तो ये आवर्ती दशमलव को हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। चलो मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ, समझिए 1.2 अपूर्णांक। तो ये बराबर होगा 1.222, जहाँ पे ये अपने आप को दोहराते जा रहे हैं। अब इसको आप x मान लीजिए
और अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे इसी प्रकार से खुद से कीजिए और फिर वापस आइए। तो चलिए यहां पर भी हम इस दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाते हैं। ये कैसे होगा? अगर हम इस x को 10 से गुणा कर दें तो हमें मिलेगा 10x बराबर, पहले हम ये करते हैं तो ये हमें मिलेगा 12.222 और ये अपने आप को दोहराते रहेंगे, या यहां हम कहें तो ये दरअसल है 12.2 अपूर्णांक। अब हम 10x में से इस x को घटा देंगे, तो पहले मैं यहां लिखता हूं 10x बराबर है 12.2 अपूर्णांक के, और ये जो है ये बराबर है 12.222 और ये चलते जा रहा है। इसमें से हमें घटाना है x, ये वाला, तो हमें यहां से घटाना है 1.2 अपूर्णांक। मैं दशमलव के नीचे दशमलव लिखूंगा तो 1.2 अपूर्णांक, या फिर इसमें से हमें घटाना है ये, तो यहां पर है हमारे पास 1.222 और ये बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो 10x में से x घटाने पे हमें मिलेंगे 9x, और पहले हम ये वाला करते हैं तो यहाँ पे 2 में से घटेगा, 2 में से घटेगा, 2 में से घटेगा, तो ये तो सब कटने वाले हैं। तो हमारे पास बचेगा ये 2 में से 1 घटाने पे हमें बचने वाला है 1, और 1 में से यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो ये तो 1 बचेगा ही। तो ये हमें मिला 11 के बराबर। और यहाँ पे ये वाला जब हम घटाएंगे तो ये हमें बराबर मिलेगा 2 अपूर्णांक तो कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 12 में से 1 घटाने पे हमें मिलने वाला है 11। तो इस प्रकार देखें या इस प्रकार देखें, हमें ये जो 9x है ये बराबर मिल रहा है 11 के, यानी कि x जो है वो बराबर है 11/9 के। पर x था क्या? x तो था 1.2 अपूर्णांक, जिसे हमने बदल दिया 11/9 में। तो इस तरह से हम आवर्ती दशमलवों को भिन्न में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे आवर्ती दशमलवों को भिन्न में बदलेंगे जहां पे दोहराने वाली संख्या 1 से ज्यादा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो आवर्ती दशमलव हम लेते हैं 0.36 अपूर्णांक, जहां पे 3 6 पूरा दोहराते रहेगा। तो ये दरअसल है 0.36 और ये दोहराता ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। अब इसे हम बराबर ले लेते हैं x के, तो x बराबर हो गया ये। अब इसे भिन्न में बदलने के लिए मैं तुम्हें एक तरकीब बता रहा हूं, जरा ध्यान दो। ऐसी स्थिति में तुम हमेशा 2 समीकरण बनाओ। एक समीकरण में जो दशमलव हो वो दोहराने वाली संख्या के पहले हो यहां पे, और दूसरे समीकरण में जो दशमलव हो वो दोहराने वाली संख्या के बाद हो यहां पे। तो ऐसे आपको 2 समीकरण बनाने हैं। तो चलिए मैं पहला समीकरण लिखता हूं, जो कि यहां पे दिया ही गया है कि x जो है वो बराबर है 0.363636 के। अब अगले समीकरण में हमें दशमलव को इन दोहराने वाली संख्याओं के बाद लिखना है, यानी 2 स्थान इसे आगे बढ़ाना होगा यहां आने के लिए। तो इसे हमें गुणा करना होगा 100 से। तो हमारा जो अगला समीकरण होगा वो होगा 100x। तो मैं यहां लिख रहा हूं 100x, जो बराबर होगा 100x 2 स्थान ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये होगा 36.363636 और ये दोहराते ही रहेंगे। तो ये बन गए 2 समीकरण। अब ऐसे 2 समीकरणों में से बड़े वाले समीकरण में से छोटा वाला समीकरण घटा दें। तो 100x में से आप ये समीकरण घटाएंगे तो आप यहां घटाएंगे x, जो बराबर है 0, दशमलव के नीचे मैं दशमलव लिखूंगा, और आगे है 363636, ये अपने आप को दोहराते रहेंगे। अगर तुम यहाँ पे देखो तो 100x में से जब हम एक x हटाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 99x, और इस संख्या में से ये संख्या जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे ये जो दशमलव के बाद 363636 जो दोहराते जा रहे हैं ये पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे, और हमें मिलेगा सिर्फ 36 में से घटाना है 0,
जो बराबर होगा 36 के। तो हमें यहाँ मिल रहा है 99x बराबर 36 के, जिसे हम लिख सकते हैं कि जो x है वो बराबर है 36/99 के। तो जो x था हमारा 0.36 अपूर्णांक, वो बदल गया भिन्न में। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं और अगला उदाहरण है 0.714 और यहाँ पे सिर्फ एक 4 अपूर्णांक है, सिर्फ एक 4 दोहराएगा, तो ये बराबर है 0.71414 और ये दोहराते रहेगा। अब इसे हम बराबर ले लेते हैं x के। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको दो समीकरण बनाने हैं जहां पे एक बार दशमलव होगा दोहराने वाली संख्या के पहले, यानी कि यहाँ पे हमें रखना है दशमलव को, और दूसरी बार दोहराने वाली संख्या के बाद यहाँ पर रखना है हमें दशमलव को। तो ये दो समीकरण बनाने हैं हमें। अब पहला हमें दशमलव अगर यहाँ रखना है तो हमें दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए इस समीकरण को हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 10x जो बराबर होगा, तो ये होगा 7.141414 और ये दोहराते रहेगा। हमें दूसरा समीकरण बनाना है जहां हमें दशमलव को यहाँ रखना है 1 4 के बाद। तो इसके लिए तो मुझे दशमलव को 1 2 3 स्थान आगे बढ़ाना होगा। तो इसलिए इस समीकरण को हमें 1000 से गुणा करना होगा। तो चलिए x को गुणा करते हैं 1000 से। तो हमें मिलेगा 1000x जो बराबर होगा दशमलव 1 2 3 स्थान आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 714 और आगे होगा दशमलव 141414, ये तो अपने आप को दोहराते ही जाएंगे। तो चलिए हमारे दो समीकरण तैयार हैं। अब हमें बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटाना है। तो 1000x में से हम घटाएंगे 10x जो बराबर होगा 714.1414 घटाना है यहाँ से हमें 7.141414। तुम देखो कि ये कितना आसान हो चुका है। 1000x में से 10x घटाने पे हमें मिलेंगे 990x, और यहाँ पे जब हम ये घटाएंगे तो तुम देख रहे हो कि दशमलव 141414 तो यहाँ गायब होने वाला है। हमें यहाँ मिलेगा 714 में से घटाना है हमें यहाँ पे सिर्फ 7। तो 714 में से 7 घटाने पे हमें मिलने वाला है 707। तो हमें 990x बराबर मिल गया 707 के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर है 707/990 के, पर x तो था हमारा 0.714 अपूर्णांक। तो चलिए ये आवर्ती दशमलव भी भिन्न में बदल गया। अब एक आखिरी उदाहरण मैं तुमको देता हूं, ये तुम खुद से करना। हमारी आखिरी संख्या है 3.257 और ये जो 257 है ये है अपूर्णांक, यानी कि ये बराबर है 3.257 और ये अपने आप को दोहराते रहेगा। तो इसे हम ले लेंगे x के बराबर। अब आगे तुम इसे खुद से करो, तो वीडियो रोककर वापस आओ। अब जैसा कि मैंने बताया था, एक बार हमें दशमलव रखना है दोहराने वाली संख्या के पहले यानी यहाँ पे, और एक बार दशमलव रखना है दोहराने वाली संख्या के बाद यानी यहाँ पे। तो पहला समीकरण तो हमारा तैयारी है, ये मैं ऐसे का ऐसा ही लिख देता हूं। तो x बराबर है 3.257 ये दोहराते जाएगा। अगले समीकरण में हमें दशमलव को इस स्थान पर रखना है, तो ये 1 2 3 स्थान आगे बढ़ेगा। उसके लिए हमें इसे 1000 से गुणा करना होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 1000x बराबर 1 2 3 स्थान आगे, तो ये हमें मिलेगा 3257.257 ये तो दोहराते ही जाएंगे। तो चलिए हमारे दो समीकरण आ गए हैं।
अब बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटा देते हैं। तो यहाँ 1000x में हमें घटाना है x, या फिर इस संख्या में हमें घटानी है ये संख्या जो है 3.257 और ये दोहराते जा रहा है। तो 1000x में से x घटाने पे हमें मिलेंगे 999x, और इस संख्या में से अगर हमें ये संख्या घटानी है तो तुम देख रहे हो कि दशमलव के बाद जो संख्या है 257257 वो तो पूरी गायब होने वाली है। हमें यहाँ मिलेगा 7 में से 3 घटाने पे यहाँ होगा 4, 5 में से घटाने के लिए कुछ नहीं है तो ये है 5, ये है 2, ये है 3। तो हमें 999x बराबर मिल रहा है 3254 के, या फिर हम कह सकते हैं कि x हमें बराबर मिला है 3254 बटा 999, पर x तो था हमारा 3.257 अपूर्णांक, तो इसे भी हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। अगर मेरे पास एक संख्या है a जिसमें मैं जोड़ता हूं एक दूसरी संख्या जो है b, और उत्तर में मुझे मिलती है एक तीसरी संख्या समझो के c। और अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं तो ये जो a और ये जो b हैं, ये दोनों की दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये दोनों की दोनों हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो उत्तर होगा C, ये क्या होगा? ये परिमेय होगा या ये अपरिमेय होगा? तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा इस वीडियो को यहाँ रोको और खुद से सोचो कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर में हमें परिमेय संख्या मिलती है या अपरिमेय संख्या मिलती है। तो चलो इसे अब साथ में करते हैं। तो A मुझे लेनी है एक अपरिमेय संख्या, तो समझो कि मैं ले लेता हूँ सबसे प्रसिद्ध पाई, और इसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या, वो मैं लेता हूँ, समझो वो मैं लेता हूँ 1 घटा पाई। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसके उत्तर में हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। 1 को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ एक परिमेय संख्या 2 का वर्गमूल, और जिसमें मैं जमा कर देता हूँ एक और अपरिमेय संख्या, समझो कि 1 घटा 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा लग रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर यहाँ परिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन रुकिए, अब अगर मैं a लेता हूँ समझो कि पाई, और उसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि पाई ही, तो क्या होगा? तो पाई जमा पाई का उत्तर आएगा 2 पाई, और 2 पाई तो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हमें अपरिमेय भी मिल रहा है। एक और यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ। समझो कि a हम लेते हैं पाई, और उसमें हम जोड़ देते हैं एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि 2 का वर्गमूल। तो उत्तर में हमें पाई जमा 2 का वर्गमूल ही मिलेगा, जो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ के उत्तर हमें परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। अब मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर मैं उनका गुणा करूं तो क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि समझो कि एक संख्या है a, और उसमें हम गुणा करेंगे एक दूसरी संख्या b, जिसका उत्तर हमें मिलेगा एक तीसरी संख्या c। और यहाँ पर भी ये जो a और ये जो b हैं, ये होने चाहिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से एक काम करो ना, फिर से वीडियो को रोको और खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो साथ में करते हैं। तो पहली अपरिमेय संख्या अगर मैं यहाँ लेता हूँ, समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ 1 बटा पाई, और इसके साथ मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि पाई। तो उत्तर में तो ये पाई और पाई कट जाएंगे और मुझे उत्तर में मिलेगा सिर्फ
एक जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। और एक और उदाहरण यहाँ लेते हैं। तो समझो कि अगर मैं पहली अपरिमेय संख्या लेता हूँ 2 का वर्गमूल, जिसमें मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या 2 का वर्गमूल ही, तो उत्तर में 2 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा 2, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। अब ज़रा स्थिति को बदलते हैं। तो अब अगर a जो अपरिमेय संख्या है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे समझो कि पाई, और उसमें गुणा करता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या पाई ही, तो उत्तर में हमें मिलेगा पाई का वर्ग, जो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। और एक आखिरी उदाहरण और ले लेता हूँ मैं कि समझो पहली संख्या है पाई और दूसरी अपरिमेय संख्या है 2 का वर्गमूल, तो इसका उत्तर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पाई गुणा 2 का वर्गमूल ही, जो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि गुणनफल करके भी हमें उत्तर में परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी मिल सकती है। वो बिल्कुल निर्भर करता है कि a और b संख्याएं कौन सी दी गई हैं। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। आशा है बच्चों आप पूरे निबंध को अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेखक ने हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है। जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। पूरे निबंध को पढ़ने के क्रम में हमें कई लिपियों तथा कई भाषाओं की जानकारी भी हुई। तो चलिए हम कुछ लिपियों को देखें कि वे किस प्रकार लिखे जाते हैं। बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये है ब्राह्मी लिपि। निबंध के क्रम में हमने कई लिपियों के बारे में सुना है, तो ये है ब्राह्मी लिपि। देखिए, उसके बाद याद होगा आपको नंदी नागरी, जो कि दक्षिण में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। उस लिपि को आप देख सकते हैं, ये नंदी नागरी है। यहाँ क, ख, ग, घ, अंग किस प्रकार लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। अ, आ, ई, उ किस प्रकार लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। नंदी नागरी लिपि कितनी मिलती जुलती है। आगे देखिए आप सिद्धम लिपि। सिद्धम लिपि की भी चर्चा हुई थी। आप देखिए सिद्धम लिपि में क को किस प्रकार लिखा जाता था। ये है क, ख, ग, घ, अंग आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, ये है नंदी नागरी, प्राचीन नंदी नागरी। किस प्रकार प्राचीन नंदी नागरी में अ, आ, ई, उ ऐसे लिखते थे। और ये है देवनागरी। प्राचीन देवनागरी में अ, आ, ई, उ, री आप देख सकते हैं इस प्रकार किस तरह लिखा हुआ है। दोनों लिपियों को आप देख सकते हैं, ब्राह्मी लिपि, नंदी नागरी, सिद्धम लिपि, प्राचीन नंदी नागरी आप यहाँ देख सकते हैं, और प्राचीन देवनागरी ये आप यहाँ देख सकते हैं। अभी जो प्रचलित देवनागरी लिपि है, जो मानक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ अ, आ, ई, उ, री करके लिखा हुआ है। स्वर व्यंजन सारे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये है तेलुगु। तेलुगु की भी चर्चा हुई है निबंध में। और मलयालम, मलयालम की भी चर्चा हुई है। ये मलयालम है। ये बच्चों आपने देखा, हमने इन लिपियों को देखा,
तो नागरी लिपि निबंध में गुणाकर मूले ने देवनागरी लिपि की विशेषताओं को भी स्थान स्थान पर इंगित किया है। तो आइए अब हम देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। देवनागरी लिपि की अब विशेषताओं को देख सकते हैं। कुछ विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। जैसे एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रयुक्त होती है। देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि एक वर्ण के लिए एक ध्वनि प्रयुक्त होती है। मुद्रण एवं लेखन में एक रूपता। देवनागरी लिपि जो मुद्रित होती है, जो लिखी जाती है, दोनों में एक रूपता होती है। शिरोरेखा एवं वक्र रेखा का प्रयोग देवनागरी लिपि में, जैसे हम ये देवनागरी लिपि में ही लिखे हैं तो शिरोरेखा इसको कहते हैं। ये आप शिरोरेखा देख रहे होंगे, तो ये शिरोरेखा का प्रयोग यहाँ होता है। और वक्र रेखा, जैसे कभी ये ऊपर की ओर, कभी आड़ी, कभी तिरछी, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। और शिरोरेखा अक्षर के ऊपर, अक्षर के बराबर में ही दी गई ये ऊपर की रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। ये निबंध के क्रम में भी आया था, आपको याद होगा। देवनागरी की एक अन्य विशेषता है कि देवनागरी लिपि में मूक ध्वनियाँ नहीं मिलती हैं। मूक यानी कि आप रोमन से समझ सकते हैं। जैसे रोमन में नाइफ हम बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं तो KNIFE नाइफ लिखा हुआ है, तो नाइफ में क का उच्चारण साइलेंट है, वह सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है, जो भी लिखा जाता है वह उच्चरित जरूर होता है। देवनागरी लिपि में वर्ण, ऐसे ही एक और उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देवनागरी लिपि में वर्णों का क्रम वैज्ञानिक है। जैसे आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, ह्रस्व, दीर्घ, स्वर, व्यंजन। तो आप देख सकते हैं कि स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ऐसे जो स्वर हैं, तो अ के बाद आ, अ यदि ह्रस्व है तो आ दीर्घ, ई ह्रस्व है तो ई दीर्घ। इसी प्रकार आप क्रम से देख सकते हैं, ह्रस्व दीर्घ, इस प्रकार से दिया गया है। यह इसकी वैज्ञानिकता है, यह इसकी विशेषता है। व्यंजन में भी अगर आप देखें तो जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अगर क 1, 2, 3, 4, 5 मैंने इसलिए दिया है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क और ख आपने व्याकरण पढ़ा होगा, क और ख अघोष ध्वनियाँ हैं। देखिए क्रम से है, ग और घ घोष ध्वनि है, और अंग पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर, 1, 2, 3, 4, 5। अल्प प्राण और महाप्राण की जो बात है, तो देखिए अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं क और ग यानी 1 और 3, यहाँ भी मैंने लिखा है 1 और 3। और इसी तरह महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं वह ख और घ यानी 2 और 4। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ 2 और 4। देखिए ये कितनी ही वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है, कितनी इसमें, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हर चीज़ क्रम से दिया गया है और वैज्ञानिक ढंग से। यह देवनागरी लिपि की एक बड़ी विशेषता है। आगे अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि में व्यापकता है एवं समासिकता की प्रवृत्ति है। समासिकता यानी जोड़ने की प्रवृत्ति। देवनागरी लिपि, इससे पहले हमने जो देखा कि कुछ नंदी नागरी लिपि को देखा, ब्राह्मी लिपि देखा, सिद्धम लिपि हमने देखा, तो सारी लिपियां देवनागरी लिपि से नज़दीकी का संबंध उनमें है। तो यह उसकी समासिकता की प्रवृत्ति है। व्यापकता की बात अगर हम करें तो यह कई जगह बोली जाती है, कई भाषाओं की लिपि है, इसलिए यह व्यापक है और समासिकता की इसमें प्रवृत्ति है। इसके आगे की विशेषता की हम अगर बात करें तो देवनागरी लिपि में संकेत निश्चित हैं, यानी कि हर वर्ण के लिए, हर ध्वनि के लिए एक वर्ण बना हुआ है, एक ध्वनि के लिए वह उच्चरित होता है वह वर्ण, और इसमें 403 प्रकार के टाइप मिलते हैं। देवनागरी लिपि के लिए मुद्रण की बात जो हमने की है, तो वही बात है कि ये 403 प्रकार के टाइप इसमें मिल जाते हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण से समझिए, राम, यदि इंग्लिश में हम राम बोलते हैं और इंग्लिश में रेन बोलते हैं तो रा के लिए भी आरे और रे के लिए भी आरे, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देवनागरी लिपि में राम के लिए आ है, आरे से रा, और रेन ए के लिए ए, लेकिन यहाँ ए के लिए भी ए है और आ के लिए भी ए है। आप समझ रहे होंगे। यही बात अगर हम चले जाएं रेफ र के बारे में, तो र के बारे में यदि चर्चा करें तो आप देवनागरी लिपि में देख सकते हैं कि र को 4 प्रकार से लिखा गया है। यदि हम प्रकाश लिखते हैं तो ये, यदि मृदु लिखते हैं तो ये, सर्फ लिखते हैं तो ये, और राष्ट्र लिखते हैं तो ये। ऐसे आपने रेफ को भी देखा। यहाँ रोमन में आप इसको रोमन से समझिए
कि रोमन लिपि में अगर प्रकाश लिखते हैं तो प्र के लिए PRA, मृ लिखते हैं तो MRI, सर्फ लिखते हैं तो SURF, राष्ट्र लिखते हैं तो TR, हर के लिए एक RRR ऐसे बना है। लेकिन हमारे यहाँ प्रकाश के लिए ऐसे चिन्ह का प्रयोग होगा, मृदु के लिए ऐसे, सर्फ के लिए ऊपर रेफ लगा के, और ट्र के लिए ये देखिए। ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। अन्य विशेषताओं को हम अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे देश, हम बोलते हैं देश, तालाब्य स, तालु से जो होता है स, आवास जो दंत स से है, कोयल के लिए क या काग के लिए क, हमारे यहाँ निश्चित है। लेकिन आप देखिए रोमन लिपि में रिलेशन के श के लिए यहाँ TION है, तो कंसेशन के लिए यहाँ CESSION है, कुक्को अगर लिखते हैं तो C से, और क्विन भी अगर लिखते हैं तो Q से, यानी उच्चारण करते हैं क से ही कुक्कू और उच्चारण करते हैं क से ही क्विन, मगर क से कुक्कू के लिए C लिखते हैं और क्विन के लिए Q लिखते हैं। कंसेशन के लिए SS से लिखते हैं कभी स, और कभी रिलेशन के लिए TION से लिखते हैं, जबकि हमारे यहाँ देवनागरी लिपि में यह सब निश्चित है। आप ऐसे ही सीजन भी देख सकते हैं कि SEASON, यहाँ भी स के लिए SE है, यहाँ स के लिए CE है, यहाँ स के लिए TION है, जबकि हमारी देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि प्रत्येक वर्ण के लिए, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण निश्चित है। तो बच्चों, हमने देवनागरी लिपि की विशेषताओं को भी जान लिया है। अब हम पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि निबंध के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है गुणाकर मूले, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है नलिन विलोचन शर्मा। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी गुणाकर मूले। दूसरा प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी। उत्तर होगा ऑप्शन ए 1935 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन ए है अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी अक्षर कथा, ऑप्शन सी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन डी है भारतीय विज्ञान की कहानी। याद होगा आपको, मैंने इसे परिचय के समय ही बताया था। उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय लिपियों की कहानी। चौथा प्रश्न है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए देवनगरी, ऑप्शन बी सोन नगरी, ऑप्शन सी संत नगरी, ऑप्शन डी मंदिर नगरी। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा ऑप्शन ए देवनगरी। पांचवा प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी शरहपाद। क्या होगा उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी शरहपाद। छठा प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी रोमन लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। क्या होगा उत्तर? बिल्कुल सही। उत्तर होगा बी देवनागरी लिपि। सातवां प्रश्न है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी गुरुमुखी। जी हाँ, बिल्कुल सही। उत्तर होगा सी, ऑप्शन देवनागरी। आठवां प्रश्न है, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नंदी नागरी, ऑप्शन बी ब्रह्मनागरी, ऑप्शन सी नेवारी या ऑप्शन डी तमिल। ऑप्शन ए होगा उत्तर, नंदी नागरी। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा दक्षिण भारत की है?
ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी ब्रज भाषा। क्या है, कौन सी भाषा है दक्षिण भारत की? ऑप्शन सी तमिल। 10वां प्रश्न है, बंगला लिपि का प्राचीन नागरी लिपि से क्या संबंध दिखाया या बताया गया है? ऑप्शन ए पुत्रिका, ऑप्शन बी बहन का, ऑप्शन सी मित्र का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? उत्तर है बी बहन का। 11वां प्रश्न है, महमूद गजनबी ने चांदी के सिक्के कहाँ ढलवाए? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। उत्तर है ऑप्शन बी लाहौर। 12वां प्रश्न है, महमूद गजनबी द्वारा चांदी के सिक्के कब शुरू किए गए थे? ऑप्शन ए 1040 ईस्वी, ऑप्शन बी 1020 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी, ऑप्शन डी 1028 ईस्वी। उत्तर है ऑप्शन डी 1028 ईस्वी। 13वां प्रश्न है, महमूद गजनबी द्वारा ढलवाए गए चांदी के सिक्कों पर कुफी लिपि में क्या अंकित था? ऑप्शन ए महमूद का नाम, ऑप्शन बी राज्य का नाम, ऑप्शन सी कलमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी कलमा। 14वां प्रश्न है, किसके द्वारा प्रचलित सिक्के पर नागरी लिपि में राम सिय शब्द अंकित है? ऑप्शन है ए अकबर, ऑप्शन है बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन है सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन है डी शेरशाह। जी हाँ, बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। 15वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सूर्यकांत। ऑप्शन ए है सही उत्तर, देव। 16वां प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए सरहपाद, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी तुलसीदास। सही उत्तर है ऑप्शन ए सरहपाद। 17वां प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण भारत, ऑप्शन डी पूर्वी भारत। क्या होगा उत्तर? उत्तर है, सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण भारत। 18वां प्रश्न है, बेतमा दान पत्र कब का है? ऑप्शन ए 754 ईस्वी, ऑप्शन बी 820 ईस्वी, ऑप्शन सी 1012 ईस्वी, ऑप्शन डी 1020 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1020 ईस्वी। 19वां प्रश्न है, बेतमा कहाँ है? ऑप्शन ए पटना के पास, ऑप्शन बी इंदौर के पास, ऑप्शन सी पुणे के पास, ऑप्शन डी काशी के पास। कहाँ है? ऑप्शन बी सही है उत्तर, इंदौर के पास। 20वां प्रश्न है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन ए महावीराचार्य, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए महावीराचार्य। 21वां प्रश्न है, जैनों के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कर्नाटक के किस स्थान पर है? ऑप्शन ए बंगलोर, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद है आपको? ये महत्वपूर्ण जानकारियों में मैंने बताया था। उत्तर है ऑप्शन सी श्रवण बेलगोल। 22वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं?
ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी राजा वरगुण, ऑप्शन सी राजा भोज, ऑप्शन डी श्री गंग राजा। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा ऑप्शन बी राजा वरगुण। 23वां प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखित है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी अपभ्रंश भाषा। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। 24वां प्रश्न है, अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन ए एक विद्वान, ऑप्शन बी एक साहित्यकार, ऑप्शन सी एक राजवैद्य, ऑप्शन डी एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। याद है आपको? उत्तर होगा डी एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। 25वां प्रश्न है, कर्नाटक की मातृभाषा है? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी मलयालम। सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, सही उत्तर है ऑप्शन ए कन्नड़। कर्नाटक की मातृभाषा कन्नड़ है। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।